एमओए एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का पर्पस डिफाइन होता है। एमओए की डेफिनेशन है, एमओए फॉर कंपनी ओरिजिनली फ्रेम एंड अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। एमओए चार्टर डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट स्कोप डिफाइन होता है। ऑब्जेक्ट तीन टाइप के होते हैं, एक होता है मेन ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है एंसिलरी ऑब्जेक्ट, थर्ड होता है अदर ऑब्जेक्ट। एंसिलरी ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो मेन ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं। एमओए का फॉर्मेट 5 टेबल में डिफाइन है। टेबल ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, टेबल बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल सी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल डी अनलिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। कंटेंट ऑफ एमओए। एमओए में सबसे पहले होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में अगर कंपनी प्राइवेट है तो उनके नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड होगा, अगर पब्लिक कंपनी तो उनके नेम के एंड में पब्लिक लिमिटेड होगा। सैचुरेटेड गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं होती है। एड्रेस क्लॉज में रजिस्टर ऑफिस की डिटेल्स होती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट, एंसिलरी ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं। लायबिलिटी क्लॉज में कंपनी की लायबिलिटी लिखी होती है, जैसे अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ और अनपेड अमाउंट तक है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो अनपेड अमाउंट प्लस गारंटी अमाउंट तक होती है, और अनलिमिटेड कंपनी है तो मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कैपिटल क्लॉज में कंपनी का कैपिटल लिखा होता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में उन सब्सक्राइबर की डिटेल्स होती है जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया होता है। हर सब्सक्राइबर को एक शेयर लेना होता है कंपनी का, और ओपीसी है तो उसमें नॉमिनी क्लॉज भी होता है। डिटेल्स ऑफ नेम क्लॉज। नेम ऐसा नहीं होना चाहिए जो आइडेंटिकल और रिजेंबल ऑफ एक्जिस्टिंग कंपनी से। नेम ऑफेंसिव और अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कनेक्शन बताए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी अदर अथॉरिटी के साथ में। नेम प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ऐसा नाम यूज करना भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। रिजर्वेशन ऑफ नेम। अगर न्यू कंपनी है तो स्पाइस प्लस आईसी 32 में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और अगर एक्जिस्टिंग कंपनी नेम चेंज करवाना चाहती है तो डन फैसिलिटी का यूज कर सकती है। न्यू कंपनी का नेम रिजर्व करवाएगी तो वो 20 दिन तक रिजर्व रहेगा, और एक्जिस्टिंग कंपनी का नेम चेंज करेगी तो वो 60 डेज तक रिजर्व रहेगा। आरओसी जब नेम अलाउ करेगी तो सबसे पहले चेक करेगी कि नेम मिसलीडिंग तो नहीं है। कोर्ट अगर नेम चेंज के लिए बोलेगा तो सबसे पहले वो कंपनी को बोलेगा, वो डायरेक्टली आरओसी को नहीं कहेगा। एटलास साइकिल लिमिटेड वर्सेस एटलास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जिस भाई के नाम पे नेम रिजर्व है वही उसको यूज करेगा। ऑफिस क्लॉज। कंपनी जब एमओए फाइल करेगी तो उसमें सिर्फ स्टेट का नाम मेंशन किया तो भी चलेगा, जिससे आरओसी की जुरिसडिक्शन पता चल जाएगी। जब कंपनी इंकॉर्पोरेट हो जाएगी तो उसके 30 दिन के अंदर कंपनी का फुल एड्रेस दे देगी 9 से 22 कंपनी का रजिस्टर ऑफिस, और जहाँ भी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे कंपनी का नाम और एड्रेस पेन का फिक्स करवाना पड़ेगा। कंपनी की जो कॉमन सील है उसमें कंपनी का नाम एनग्रेव कराना पड़ेगा। कंपनी के जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, हुंडी से प्रॉमिसिंग नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वहाँ पे कंपनी का नाम, एड्रेस, फैक्स नंबर, वेबसाइट और ईमेल आईडी ये सब प्रिंट करवाना पड़ेगा। अगर कंपनी 2 साल के अंदर अपना नेम चेंज करती है तो नए नाम के साथ पुराना नाम भी लिखना पड़ेगा इन ब्रैकेट। ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का पर्पस डिफाइन होता है जिसके लिए कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है। इसमें 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं मेन ऑब्जेक्ट, दूसरे होते हैं इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट, तीसरे होते हैं अदर ऑब्जेक्ट। कोई भी एक्ट जो कंपनी बियॉन्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी करती है वो सब वॉइड होंगे, और एंटायर बॉडी ऑफ शेयर होल्डर भी इसे रेटिफाई नहीं कर सकते। लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में मेंबर्स की लायबिलिटी डिफाइन होगी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अनपेड अमाउंट तक, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो फिर जो भी अनपेड अमाउंट और गारंटी अमाउंट है, और अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कैपिटल क्लॉज में कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल की होती है जो कंपनी रेज कर सकती है, और इसे ऑथराइज कैपिटल भी बोलते हैं। कंपनी इसके बियॉन्ड जाके रेज नहीं कर सकती कैपिटल। अगर कंपनी को रेज करना भी है तो कंपनी पहले अपने कैपिटल क्लॉज को अल्टर करेगी। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में उन लोगों की साइन होगी जिन्होंने एमओए पर सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो कंपल्सरी मेंबर्स होते हैं कंपनी के। हर सब्सक्राइबर को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब किए हैं। हर सब्सक्राइबर को एटलीस्ट एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा, और उन्हें अपने नाम के आगे उसको लिखना भी पड़ेगा। एओए में कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, साथ ही इसमें डायरेक्टर के पावर्स भी लिखे होते हैं। एओए की डेफिनेशन है, एओए ऑफ द कंपनी इज ओरिजिनली फ्री एंड अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या काम करेगी ये एमओए बताता है, और कैसे करेगी ये एओए बताता है। एओए कोई भी ऐसा प्रोविजन कंटेन नहीं कर सकता जो कि एमओए अलाउड नहीं करता, कंपनीज एक्ट अलाउड नहीं करता, या कोई ऐसा प्रोविजन जो इलीगल हो। ऑफ एओए विद कंपनीज एक्ट। कोई भी प्रोविजन एमओए एओए की रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट में है जो कि कॉन्ट्रैक्ट टू कंपनीज एक्ट है तो वो वॉइड होगा। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन यानी कि स्ट्रिक्ट प्रोविजन। कंपनीज एक्ट से स्ट्रिक्ट प्रोविजन हम एओए में डाल सकते हैं, या तो एट द टाइम ऑफ इंकॉर्पोरेशन या फिर अमेंड करके भी डाल सकते हैं। अगर एट द टाइम ऑफ इंकॉर्पोरेशन कर रहे हैं तो स्पाइस प्लस में नोटिस दे देंगे आरओसी को, और अगर अमेंड करके डाल रहे हैं तो एनजीटी 14 के थ्रू आरओसी को नोटिस दे देंगे। लीगल इफेक्ट्स ऑफ एमओए एंड एओए। फर्स्ट, मेंबर बाउंड टू द कंपनी। जब भी कोई पर्सन कंपनी का मेंबर बनता है तो उसको एमओए एओए की नॉलेज होनी चाहिए। एमओए एओए मेंबर्स को बाउंड करते हैं, सारे मेंबर्स कंपनी को भी बाउंड करते हैं। हर मेंबर को एमओए एओए के प्रोविजंस को मानना पड़ेगा, और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना है जो कि कॉन्ट्रैरी है या इनकंसिस्टेंट है विद एओए। अगर कोई मेंबर बैंकरप्ट हो जाता है तो उसके शेयर्स डायरेक्टर के बताए गए प्राइस पर सोल्ड होंगे। इन सच केस मेंबर को एओए को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड, कंपनी बाउंड टू द मेंबर। जैसे मेंबर्स कंपनी को बाउंड करते हैं वैसे कंपनी भी मेंबर्स को बाउंड करती है। अगर कंपनी एमओए एओए के प्रोविजन को इन्फ्रिंज करती है तो फिर मेंबर्स कंपनी के अगेंस्ट में लीगल एक्शंस ले सकते हैं। मेंबर्स बाउंड टू मेंबर्स। मेंबर्स के बीच में वैसे तो कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करता, लेकिन एओए एंड एमओए मेंबर्स को एक दूसरे के लिए भी बाउंड करते हैं। कोई भी मेंबर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, नहीं कोई रिजोल्यूशन पास कर सकता है जो एओए एंड एमओए अलाउड नहीं करता। अगर किसी मेंबर को किसी और मेंबर के ऊपर केस करना है तो वो कंपनी के थ्रू कर सकते हैं, वो खुद से केस नहीं कर सकते। कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर का मतलब है अदर देन मेंबर्स। एओए एंड एमओए कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट प्रोवाइड नहीं करता है आउटसाइडर को। अगर आउटसाइडर के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन दिया है एमओए और एओए में और कंपनी उसको फॉलो नहीं करती है, फिर भी वो कंपनी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, एओए में लिखा था कि सॉलिसिटर को तभी निकाला जाएगा जब वो कोई मिसकंडक्ट करेगा, लेकिन कंपनी ने उसको ऐसे ही निकाल दिया, फिर भी वो कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता क्योंकि एओए उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं प्रोवाइड करता। क्रिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल को अल्टर करना है तो या तो हम नया आर्टिकल अडॉप्ट कर सकते हैं, या हम नया क्लॉज ऐड कर सकते हैं, या हम पुराना क्लॉज डिलीट कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग क्लॉज में कुछ अमेंड कर सकते हैं, या तो फिर एग्जिस्टिंग क्लॉज को नए क्लॉज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अल्ट्रेशन इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्स हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और वहाँ से 15 दिन में आरओसी को फिर अल्टर एओए और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर फाइल करना पड़ेगा। लिमिटेशन ऑन पावर टू अल्टर आर्टिकल। हम एमओए और कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं डाल सकते, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं डाल सकते जो इलीगल है या पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट है। अल्ट्रेशन कंपनी के बेनिफिट में होना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं डाल सकते जहाँ मेजोरिटी माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड कर रही है। एग्जिस्टिंग मेंबर्स को और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते, और अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से एस्केप नहीं कर सकते। अल्ट्रेशन का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। प्रोसीजर फॉर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना है। फिर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वहीं पे जनरल मीटिंग का डेट टाइम प्लेस सब डिसाइड करना पड़ेगा। जनरल मीटिंग की नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सारे शेयर होल्डर्स को भेजना पड़ेगा। एक डायरेक्टर को अथॉरिटी देंगे कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेगा और आरओसी को फाइल करेगा, और मीटिंग के 15 दिन के अंदर सारे मिनट्स सभी डायरेक्टर्स को भेजने पड़ेंगे।
इसके बाद जनरल मीटिंग में एसआर पास करना है। एसआर पास करने के 30 दिन के अंदर एमजीटी 14 आरओसी को फाइल करना है, साथ में एसआर की कॉपी विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जनरल मीटिंग का नोटिस, अल्टर एओए का सर्टिफाइड कॉपी। अगर शॉर्ट टर्म नोटिस पे मीटिंग बुलाई थी तो 95% मेंबर का एस इन कंसर्न लेटर देना पड़ेगा और कोई भी अदर अटैचमेंट जो आरओसी मंगवाए। अल्टर एओए में ऐसा कोई भी प्रोविजन ऐड नहीं कर सकती जो एमओए एंड कंपनीज एक्ट को वायलेट करता हो। अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। अल्टर एओए के ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। साथ ही जो अल्टर एओए है उसका सेम इफेक्ट होगा जो कि ओरिजिनल एओए का था। इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कंपनी खुद के नाम से करती है, इससे कंपनी खुद से लायबल होगी, लेकिन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर्स के नाम से होता है, इसलिए वो लायबल रहेंगे जब तक कि कंपनी उन्हें फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर अडॉप्ट नहीं कर लेती बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। फॉर अडॉप्शन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्ट करने की पावर ऑब्जेक्ट क्लॉज में होनी चाहिए। एओए ने पावर देनी चाहिए डायरेक्टर को टू अडॉप्ट सच कॉन्ट्रैक्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फर्स्ट बोर्ड मीटिंग लेके बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले कोई शेयर्स परचेज नहीं कर सकती। फिर आता है अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके कंसीडर करेंगे न्यू नेम, फिर अथॉराइज सीएस या डायरेक्टर आरओसी का एप्लीकेशन देंगे, न्यू नेम अवेलेबल है या नहीं, उसके लिए आरओसी का एप्लीकेशन देंगे बाय यूजिंग रन फैसिलिटी। आरओसी नेम रिजर्व करेगी 60 डेज के लिए। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे, अप्रूव करेंगे नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। वहाँ मेंबर्स ऑडिटर्स और डायरेक्टर को वो नोटिस सेंड करेंगे। फिर जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और एसआर पास किया जाएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर यहाँ पे आरओसी को दी है। कभी आईएनसी 24 में 30 डेज फ्रॉम एसआर या 60 डेज फ्रॉम रिजर्वेशन ऑफ नेम आरओसी को एप्लीकेशन देगी। एमजीटी 14 को सर्टिफाई करेगी सीए या सीएससीएमए से। फिर आरओसी न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी फॉर्म नंबर आईएनसी 25 और इन्फॉर्म करेगी स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी को। एडिशनल कंडीशन फॉर लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी ने अपना नेम चेंज कराया है तो वो 1 साल तक नेम चेंज नहीं कर सकती। अगर लिस्टेड कंपनी नेम चेंज कर रही है और उसकी कोई एक्टिविटी सजेस्ट कर रही है तो फिर 50% ऑफ प्रॉफिट उस एक्टिविटी से आना चाहिए, या फिर 100% ऑफ टोटल एसेट में से 50% एसेट उस एक्टिविटी में इन्वेस्ट होनी चाहिए। कंपनी को ऑडिटर सर्टिफिकेट देना होगा स्टॉक एक्सचेंज को टू कंफर्म की कंप्लायंसेस पूरी की है कंपनी ने, और उन्हें अपने न्यू नेम के साथ ओल्ड नेम भी लिखना पड़ेगा वेबसाइट पे एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। अगर लिस्टेड कंपनी ने नेम चेंज किया है, अगर लिस्टेड कंपनी ने अपनी एक्टिविटी चेंज की है जो कि उसके नेम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो उन्हें 6 मंथ में अपना नेम चेंज करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ चेंज नेम चेंज होने से राइट्स ऑब्लिगेशन या लीगल प्रोसीडिंग्स में कोई चेंज नहीं होगा। जो एक्टिविटी ओल्ड नेम पे चल रही थी वही अब न्यू नेम पर चलेगी। डायरेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू चेंज द नेम, अगर नेम आइडेंटिकल है, रिजेंबल है, ऑफेंसिव है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी और वहाँ से 3 महीने के अंदर कंपनी अपना नेम चेंज करेगी बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग लेके बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे, वहाँ अप्रूव करेंगे नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। एक डायरेक्टर को अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे टू साइन एंड सर्टिफाई द रिक्विजिट फॉर्म टू आरओसी। फिर कंपनी जनरल मीटिंग होल्ड करेगी और वहाँ एसआर पास करेगी। अगर कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर है, ये कंपनी ने पैसा पब्लिक से रेज किया था और अनयूटिलाइज अमाउंट है तो फिर एसआर पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होगा। पब्लिक एडवर्टीजमेंट एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी के अंदर अनयूटिलाइज अमाउंट है तो कंपनी पब्लिक एडवर्टीजमेंट देगी, 1 इन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 1 इन रीजनल लैंग्वेज। ऑल्सो कंपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी डिसेंडिंग शेयर होल्डर को, और उनके जो शेयर्स रहेंगे वो तो या तो प्रमोटर्स या फिर एग्जिस्ट जो शेयर होल्डर रहेंगे वो खरीद लेंगे। एसआर पास होने के 30 दिन के अंदर कंपनी को एमजीटी 14 फाइल करना है आरओसी को विद फॉलोइंग अटैचमेंट, एसआर की कॉपी विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग और अल्टर्ड एमओए। और फिर आरओसी 30 दिन के अंदर रजिस्टर कर लेगी चेंज को जहाँ से फाइलिंग हुई है। अल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज, कंपनी जनरल मीटिंग में एसआर पास करेगी और एमजीटी 14 फाइल करेगी आरओसी को विदिन 30 डेज। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज, टाइप्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, या तो इंक्रीज करना है अथॉराइज कैपिटल को, या तो कंसोलिडेट करना है, या तो डिवाइड करना है शेयर कैपिटल को, लेकिन इसमें वोटिंग परसेंटेज में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वोटिंग परसेंटेज में चेंज होगा तो एनसीएलटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। या तो कन्वर्ट करने फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक, या तो सब डिवीजन करना है शेयर्स का, या शेयर्स व्हिच हैज नॉट बीन टेकन बाय एनी पर्सन उसको कैंसिल करना है। जहाँ से रिजोल्यूशन पास हो वहाँ से 30 दिन के अंदर आरओसी को फाइलिंग करनी है। प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ एमओए बाय इंक्रीजिंग अथॉराइज कैपिटल, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है, अप्रूव करना है नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, इशू करना है नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग बाय डायरेक्टर और सीएस। जनरल मीटिंग होल्ड करनी है और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है। जहाँ से रिजोल्यूशन पास हुआ है वहाँ से 30 दिन के अंदर एसएच 7 आरओसी को फाइल करना है विद कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और अल्टर्ड एमओए। आरओसी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और अथॉराइज कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए अलाउड करेगा। कि अगर कैपिटल क्लॉज को अल्टर करने से एओए भी अल्टर हो रहा है तो फिर एसआर पास करना पड़ेगा और फिर एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा आरओसी को विदिन 30 डेज। ऑफ रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, फर्स्ट सेम सिटी सेम स्टेट सेम आरओसी, तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को, वेरिफिकेशन प्रूफ देना पड़ेगा रजिस्टर ऑफिस का, आईएनसी 22 फाइल करना पड़ेगा विदिन 30 डेज फ्रॉम चेंज, और इससे एमओए अल्टर नहीं होगा। सेकंड, डिफरेंट सिटी सेम आरओसी सेम स्टेट, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा, आईएनसी 22 और एमजीटी 14 आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। थर्ड, डिफरेंट सिटी डिफरेंट आरओसी सेम स्टेट, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आरटीको फॉर्म नंबर आईएनसी 23 अलॉन्ग विद द फीस एंड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, बीआरएसआर की कॉपी देनी पड़ेगी, केएमपी या किसी 2 डायरेक्टर का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वर्कमेंट का कोई ड्यूज नहीं है, क्रेडिटर्स की कंसेंट मिल गई है और जिसकी नहीं मिली है उनको रिपेमेंट कर दिया है। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो भी पेंडिंग लिटिगेशन है उसमें कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चेंज नहीं हुई है। एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कि एम्प्लॉय इंटरेस्ट का डिफॉल्ट नहीं हुआ है। फिर आरटी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, या तो अप्रूवल देगा या तो रिजेक्शन देगा, जो भी देगा वो 15 दिन में देगा। अगर आरटी अप्रूवल देता है तो उसके 30 दिन के अंदर आरओसी को फाइल करना पड़ेगा उसका ऑर्डर इन आईएनसी 28। डिफरेंट सिटी डिफरेंट आरओसी डिफरेंट स्टेट, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे, अप्रूव करेंगे नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, एक सीएस को एंगेज करेंगे कि वो आरटी के सामने कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। लिस्टेड कंपनी पब्लिक नोटिस देगी 7 दिन पहले बोर्ड मीटिंग में न्यूज़पेपर इंटीमेट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को विदिन 24 आवर्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग, पब्लिश करेंगे नोटिस ऑफ ईजीएम इन न्यूज़पेपर। फिर जनरल मीटिंग में एसआर पास करेंगे, एमजीटी 14 फाइल करेंगे 30 दिन के अंदर आरओसी को, इंटीमेट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को विदिन 24 आवर्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईजीएम। फिर एप्लीकेशन देंगे आरटी फॉर्म नंबर आईएनसी 23 विद प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, इसमें जाएगा कॉपी ऑफ एमओए एओए, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एसआर, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, मिनट्स जाएंगे, मिनट्स की कॉपी जाएगी, क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर की लिस्ट जाएगी, एफआईडी जाएगा डायरेक्टर्स से किसी भी एम्प्लॉय को रिटेंच नहीं किया, क्रेडिटर्स से कंसेंट लेटर जाएगा, डिबेंचर होल्डर का कंसेंट लेटर जाएगा, जिनका डिस्चार्ज हो गया डेट उनके बारे में डिटेल्स जाएगी, प्रोजेक्शंस की डिटेल जाएगी और रजिस्टर ऑफिस क्यों चेंज कर रहे हैं उसका रीजन भी आरटी को देना पड़ेगा। जहाँ से आईएनसी 23 फाइल किया उसके 30 दिन पहले एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा फॉर्म नंबर आईएनसी 26, एक इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और उसकी कॉपी आरटी को देनी पड़ेगी। या तो ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो उसके 15 दिन के अंदर जहाँ से एप्लीकेशन मिली
आरडी अप्रूवल दे देगा। अगर ऑब्जेक्शन आया तो फिर आरडी हियरिंग के लिए बुलाएगा, और अगर कंसेंसस रीच हो गया तो एप्लीकेशन के 60 डेज के अंदर आरडी अप्रूवल दे देगा। अगर कंसेंसस रीच नहीं हुआ तो 60 डेज के अंदर आरडी खुद से या तो अप्रूवल देगा या तो रिजेक्शन देगा। फिर अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी या इंस्पेक्शन पेंडिंग है तो फिर आरडी अलाउड नहीं करेगा शिफ्टिंग के लिए, और जहाँ से आरओसी ने न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है उसी इफेक्टिव डेट मान लेंगे। आरओसी को INC 22 फाइल करना पड़ेगा, सब टाइटल डीड लीज एग्रीमेंट और ओनर का ऑथराइजेशन लेटर जाएगा प्रीमाइसेस को यूज करने के लिए, प्रूफ ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज जाएगा। फिर आरओसी को INC 28 फाइल करना पड़ेगा विदिन 30 डेज फ्रॉम आरडी ऑर्डर, और फिर आरओसी न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा विदिन 30 डेज।